गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक मनीषा का पाठ 10 जो कि है कारक। आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। राहुल ने खाना खा लिया, रजत स्कूल से घर जाता है, नमिता गाय को रोटी देती है, पेड़ पर आम लगे हैं। तो यहाँ कुछ शब्दों को अलग रंग से लिखा गया है। तो बच्चों, इन वाक्यों में, ने, से, को तथा पर चिन्ह लिखे हैं जिन्हें अलग रंग से लिखा गया है। तो इन चिन्हों के कारण वे एक दूसरे से संबंध है। ये चिन्ह ही कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये चिन्ह जिस पद के साथ प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषतः क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। तो कारकीय चिन्हों को विभक्तियां या परसर्ग भी कहते हैं। तो हमने देखा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक मतलब करने वाला या कार्य को जो करता है तो उसे कारक कहते हैं, और यह है मुख्य रूप से संज्ञा और सर्वनाम के साथ में क्रिया का संबंध बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं कारक के भेद। तो कारक को 8 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कर्ता सबसे पहले, जिसकी विभक्ति या परसर्ग है ने। दूसरा कर्म, इसकी विभक्ति या परसर्ग है को। उसके बाद करण, जिसे से या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला संप्रदान, संप्रदान को के लिए के द्वारा बताते हैं। इसके बाद अपादान यानी से, जो कि अलग होने के अर्थ में है। इसे से किया किसी अलग करने के भाव में दर्शाने के लिए से का प्रयोग होता है। उसके बाद संबंध, जिसे का, की, के या रा, री, रे से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अधिकरण, जिसका चिन्ह है में या पर। और अंतिम संबोधन, जिसे हम हे, ओ, अरे के रूप में दर्शाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कहलाता है। आपकी पुस्तक के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे दादी ने कहानी सुनाई, रीता ने किताब पढ़ी। इन वाक्यों में कहानी सुनाने का काम दादी ने तथा किताब पढ़ने का काम रीता ने किया है, अतः कर्ता वही है और इसका ज्ञान करा रहा है ने परसर्ग। अतः कर्ता कारक का प्रयोग कई बार परसर्ग रहित भी होता है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, राघव परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर कौन, किससे या किसने प्रश्नों के उत्तर देने वाले शब्दों के आधार पर कर्ता कारक की पहचान की जाती है। जैसे कौन दहाड़ रहा है तो उसका उत्तर मिलेगा शेर, और परीक्षा की तैयारी कौन कर रहा है तो राघव। जब कर्ता या संज्ञा शब्द उत्तर में मिल रहा है तो वहाँ कर्ता कारक होता है। कभी कभी कर्ता कारक के साथ में ने के अलावा को के द्वारा से परसर्ग का प्रयोग भी होता है। जैसे रवि को स्कूल जाना है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। मुख्य रूप से ने का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार हम अन्य परसर्गों का भी इसमें प्रयोग करते हैं, जैसे को, के द्वारा या से। इसके उदाहरण भी हमने देखे। तो यहाँ ने परसर्ग का प्रयोग भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ में होता है, और से अथवा द्वारा का प्रयोग तभी होता है जब कर्ता किसी काम को करने में असमर्थ होता है अथवा वाक्य कर्मवाच्य का हो और क्रिया सकर्मक होती है। अगला कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी ये शून्य भी होता है, मतलब कभी कभी इसका प्रयोग नहीं भी किया जाता। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, शेखर ने चिड़ियाघर देखा। तो इन वाक्यों में प्रथम वाक्य बच्चों को परसर्ग सहित है, यानी इसमें को लिखा गया है, तथा दूसरे वाक्य में चिड़ियाघर परसर्ग रहित है। तो वाक्य में कर्म विभक्ति पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे किसको पढ़ाया तो बच्चों को, क्या देखा तो चिड़ियाघर। तो यहाँ पर बच्चों व चिड़ियाघर कर्म कारक है।
यहाँ मुख्य रूप से ध्यान देने की बात यह है कि यदि वाक्य में कर्म अप्राणीवाचक यानी निर्जीव है तो उसके साथ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगाया जाता। जैसे मैंने पत्र को पढ़ा, तो यह अशुद्ध है क्योंकि कर्म अप्राणीवाचक है तथा इसके साथ को नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैंने पत्र को पढ़ा, जब ये लिखेंगे तो यह वाक्य सही है। अगला करण कारक। तो क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं, अर्थात कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे रोहित चाकू से फल काटता है, हम बस से स्कूल जाते हैं। इन दोनों वाक्यों में प्रत्येक क्रिया किसी न किसी साधन से हो रही है। जैसे काटने की क्रिया चाकू से तथा जाने की क्रिया बस से। अतः इन वाक्यों में चाकू तथा बस करण कारक है। करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, किसके साथ या किसके द्वारा लगाकर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। जैसे किससे फल काट रहा है, तो यहाँ साधन आएगा चाकू से, और किससे जाते हैं तो साधन आएगा बस से। यानी जब किसी साधन का उत्तर हमें मिलता है तो वहाँ करण कारक होता है। अगला चौथा कारक संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिससे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह है को या के लिए। तो कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या किसी जिसे कुछ देता है, इसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे पिताजी हम सबके लिए खिलौने लाए, बच्चों ने अध्यापक को उपहार दिया। इन वाक्यों में सभी क्रियाएं किसी न किसी के लिए की गई हैं। जैसे खिलौने हम सबके लिए लाए, उपहार अध्यापक को दिया। जहाँ किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक की पहचान के लिए किसको, किसके लिए या किस हेतु लगाकर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे किसके लिए खिलौने लाए, तो उत्तर मिलेगा हम सबके लिए, और किसको उपहार दिया तो अध्यापक को। तो यहाँ पर कर्म का प्रभाव दूसरे कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। इस प्रकार के वाक्यों में हमें दो कर्म मिलते हैं। पहला कर्म वह जो क्रिया के अत्यधिक पास होता है, क्रिया के साथ होता है, वह मुख्य कर्म कहलाता है, और दूसरा संप्रदान को कि गौण कर्म कहा जाता है जो को के साथ होता है। अगला अपादान कारक। तो वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी के अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप या किसी वस्तु के अलग होने के साथ साथ तुलना करने या डरने के भाव को प्रकट करता हो, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, पेड़ से फल गिरते हैं। अब इन वाक्यों में खिलाड़ी मैदान से तथा फल पेड़ से अलग होने की क्रिया व्यक्त हो रही है, अतः यह अपादान कारक है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से, किस से लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे खिलाड़ी कहाँ से लौट रहे हैं, तो मैदान से। फल किससे गिरते हैं, तो पेड़ से। इस प्रकार अलग होने या जब हम तुलना करते हैं या फिर दान करने या डरने के भाव यानी अलग होने का जहाँ पर वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर कुछ विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि करण तथा अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ होता है किसी वस्तु के साथ या किसी वस्तु के द्वारा, जैसे उसने चाकू से सेब काटा। लेकिन अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से का अर्थ होता है किसी चीज़ से अलग होना। जैसे जुगनू संगीत के अध्यापक से सितार सीख रही है, देवेंद्र विपेंद्र से लंबा है, मंजू शेर से डरती है। तो मैंने यहाँ बताया था आपको, अलग होने के भाव से या तुलना या डरना के भाव हो तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। तो ऊपर के वाक्यों में काले या मोटे जो शब्द छपे हैं वे अपादान कारक के हैं। अगला संबंध कारक। तो ये संज्ञा से संज्ञा का या सर्वनाम से संज्ञा का संबंध बताते हैं, जबकि इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। अतः कारक की विभक्ति के अनुसार यह कारक नहीं है, किंतु इसके परसर्ग है। इसके परसर्ग जो है वह है का, की, के या रा, री, रे। जैसे सीता राम की पत्नी थी, लड़की माँ की मदद कर रही है।
तो इन वाक्यों में सीता का संबंध राम से तथा लड़की का संबंध माँ से है, अतः यह संबंध कारक है। संबंध कारक की पहचान के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किससे या किसने आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न करने पर उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, वे ही उत्तर संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे सीता किसकी पत्नी थी, तो राम की। लड़की किसकी मदद कर रही थी या कर रही है, तो यहाँ आएगा माँ की। इस प्रकार संबंध कारक को पहचाना जाता है। अगला अधिकरण कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं तब वे अधिकरण कारक होते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय यानी जब क्रिया की जा रही है उसका स्थान कि कहाँ पर क्रिया हो रही है अथवा अवसर आदि का पता चले तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, कबूतर छत पर बैठा है। इन वाक्यों में आंगन में तथा छत पर अधिकरण कारक है क्योंकि इनसे क्रिया के स्थान का पता चल रहा है। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो अधिकरण कारक की पहचान है कि वाक्य में कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर अगर हमें सही मिल रहा है तो अधिकरण कारक होगा। जैसे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं तो आंगन में, कबूतर कहाँ है तो उत्तर मिलेगा छत पर। इस प्रकार अधिकरण कारक को पहचाना जा सकता है। अगला संबोधन कारक। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता, इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधन करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या परसर्ग नहीं होता। इसके लिए अरे, हे, ओ, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसको बहुवचन में संबोधित करते हुए अनुनासिक चिन्ह यानी कि चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता, जैसे मित्रों, देवियों, माताओं आदि लिखा जाता है। संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है, यह भी विशेष है। इनके बाद संबोधन चिन्ह यानी कि उद्धरण चिन्ह खड़ी पाई के साथ में बिंदी का प्रयोग कर संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे कपिल क्यों उदास हो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। यहाँ पर कर्ता से अधिकरण तक विशेष जो विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग उन्हें शब्दों के अंत में लगाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह को हे, रे आदि को शब्द के प्राय पूर्व में पहले लगाया जाता है। तो अब तक हमने पढ़ा संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कर्म कारक और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को है और करण और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, और दोनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा। करण कार्य के करने के साधन के रूप में और अपादान अलग होने, दान करने, तुलना करने या डरने के रूप में प्रयोग में आता है।